चलिए अब हमें ऊष्मागतिकी के कुछ गुणधर्म की बात करनी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। और ऊष्मागतिकी के दो गुणधर्म होते हैं। इसमें एक तो होता है बेटा विस्तारात्मक गुणधर्म और दूसरा होता है अविस्तारात्मक गुणधर्म। दो प्रकार के गुणधर्म हैं जिनको वन बाय वन हमें स्टडी करना है। बहुत ईजी पार्ट है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, समझना ध्यान से इसे। एक होता है विस्तारात्मक, और विस्तारात्मक गुणधर्म को हम विस्तीर्ण गुणधर्म भी कहते हैं। विस्तारात्मक या फिर विस्तीर्ण गुणधर्म का मतलब कि किसी भी निकाय के वे गुणधर्म जो निकाय के आकार व उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं उसे हम बोलते हैं विस्तारात्मक गुणधर्म। लेकिन वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा या निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करते उसे हम बोलते हैं अविस्तारात्मक गुणधर्म या फिर गहन गुणधर्म। चलिए इनका मीनिंग क्या है, इसको मीनिंग को समझाने के लिए मैं इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एग्जाम्पल ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक निकाय है, ये एक निकाय है और इस निकाय में कोई गैस भरी हुई है और वो गैस ही हमारे लिए निकाय है और उसकी हमने बाउंड्री मतलब सीमा को यहाँ पर सामने ड्रॉ किया हुआ है। अब इस निकाय के बहुत सारे गुणधर्म हैं। गुणधर्म का मतलब इस निकाय का कुछ ना कुछ मास है, मतलब द्रव्यमान है। इस निकाय के कुछ ना कुछ मोल्स भी हैं, कुछ ना कुछ ताप भी है। टी का मतलब क्या है बेटा, ताप। वी का मतलब क्या है, आयतन। पी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रेशर मतलब दाब। ई का मतलब एनर्जी मतलब ऊर्जा और डी का मतलब डेंसिटी मतलब घनत्व। मतलब इस निकाय मतलब इस गैस के कुछ न कुछ गुणधर्म हैं। वे गुणधर्म जो इसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करेंगे उसे हम क्या कहेंगे विस्तारात्मक गुणधर्म। जबकि वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अविस्तारात्मक गुणधर्म। चलिए इसको समझाने के लिए मैं इस पात्र को यानी कि इस निकाय को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस पात्र के बीच में एक बाउंड्री, एक बीच में एक पार्टीशन को ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, पार्टीशन को। अब पार्टीशन को अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो कहने का मतलब ये है कि अब मेरे लिए ये निकाय बन चुका है। मतलब मैंने पदार्थ की मात्रा को क्या कर दिया है बेटा, आधा कर दिया। अगर मैंने पदार्थ की मात्रा को आधा कर दिया तो वे गुणधर्म जो आधे हो जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, विस्तारात्मक गुणधर्म। लेकिन वे गुणधर्म जो परिवर्तित नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अविस्तारात्मक गुणधर्म। बेटा मैं इस बात को वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा को आधा करने पर आधे हो जाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, विस्तारात्मक। लेकिन जो आधे नहीं होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अविस्तारात्मक गुणधर्म। चलिए चेक करते हैं कि कौन कौन से गुणधर्म चेंज होंगे और कौन कौन से गुणधर्म चेंज नहीं होंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि पहले तो गैस इतनी है, द्रव्यमान m है। अगर मैंने गैस को आधा कर दिया तो बताइए द्रव्यमान सेम रहेगा या आधा हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा, द्रव्यमान आधा हो जाएगा। मतलब पहले अगर द्रव्यमान m था तो बाद में कितना हो जाएगा बेटा, m/2 हो जाएगा। अगर द्रव्यमान आधा हो गया का मतलब वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है कहने का मतलब वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, विस्तारात्मक गुणधर्म का एग्जाम्पल है। चलिए यानी कि मैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो विस्तारात्मक गुणधर्म का पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान मतलब m हो जाएगा। चलिए अगर मैं बात करता हूं बेटा मोल की, अगर हमने पदार्थ की मात्रा को आधा कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि मोल भी क्या हो जाएंगे, आधे। यानी कि मोल भी कैसा गुणधर्म है बेटा, विस्तारात्मक गुणधर्म। यानी कि इसका जो सेकंड एग्जाम्पल मैं लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, मोल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ताप। मुझे बताइए अगर मैंने इस तरह से बीच में पार्टीशन लगाया है तो क्या उस गैस का ताप आधा हो जाएगा क्या? बेटा ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, इसको आप इमेजिन करिए अपने खुद के रूम से। जिस भी रूम में आप प्रेजेंट है उस रूम में एक आप इमेजिन कर लो, एक पार्टीशन लगा दिया। और पार्टीशन लगा देने पर आधी गैस तो इधर हो गई, आधी गैस इधर हो गई। सोचो क्या गैस का ताप बदल जाएगा क्या? नहीं। गैस का ताप पहले अगर 25 डिग्री है तो बाद में भी कितना रहेगा, 25 डिग्री। कहने का मतलब ताप बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब ताप कौन सा गुणधर्म हो जाएगा बेटा, अविस्तारात्मक गुणधर्म हो जाएगा। यानी कि ताप में एग्जाम्पल में लिखूंगा किसके एग्जाम्पल में, अविस्तारात्मक में। अगर एग्जाम में क्वथनांक दिया जाए,
हिमांक दिया जाए या कोई भी ताप से रिलेटेड कोई भी टर्म दिया जाए तो पक्का वो कौन सा गुणधर्म होगा, अविस्तारात्मक गुणधर्म। बेटा क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट एग्जांपल इज आयतन। V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। सोचिए अगर हमने गैस को हाफ कर दिया तो आयतन भी कितना हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले 10 लीटर गैस है तो बाद में कितना रह जाएगा, 5 लीटर। कहने का मतलब आयतन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, विस्तारात्मक गुणधर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा आयतन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दाब। अब ये समझने वाली बात है, देखिए दाब को ऐसे सोचो कि जिस रूम में आप प्रेजेंट हैं उस रूम में आपने बीच में एक पार्टीशन लगाया है। बेटा दिमाग को भटकाना नहीं है, दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। जिस रूम में आप प्रेजेंट हैं उस रूम के बिल्कुल सेंटर में आपने एक पार्टीशन लगा दिया। सोचिए आधी गैस इधर आधी गैस इधर, क्या आधी गैस का दाब बदल जाएगा क्या? नहीं। अगर पहले दाब 1 एटीएम है तो बाद में भी दाब कितना रहेगा बेटा, 1 एटीएम रहेगा। कहने का मतलब दाब बदलने वाला नहीं है। अगर दाब बदलने वाला नहीं है तो दाब कैसा गुणधर्म हो जाएगा बेटा, अविस्तारात्मक गुणधर्म हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? कई लोग एक डाउट क्रिएट करते हैं यहां पर कि सर मान लीजिए इस रूम में मैं गैस को मिलाता जाऊं, गैस को बढ़ाता जाऊं, पदार्थ की मात्रा बढ़ाए जाऊं बढ़ाए जाऊं बढ़ाए जाऊं। अगर पदार्थ की मात्रा में बढ़ा रहा हूं, बाहर से गैस मिलाए जा रहा हूं मिलाए जा रहा हूं मिलाए जा रहा हूं, तो सर अंदर का दाब तो बढ़ना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि दाब चेंज नहीं होता, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। बेटा यहां अगर आप गैस बाहर से मिला रहे हो ना, अगर गैस बाहर से मिलाओगे तो निकाय ही बदल जाएगा, सिस्टम ही बदल जाएगा, तंत्र ही बदल जाएगा। अगर निकाय बदल गया तो बेटा सब कुछ बदल जाएगा। हमें तो निकाय को सेम रखना है, केवल पदार्थ की मात्रा को बदलना है। आ रही है बात समझ में? पदार्थ की मात्रा को बदल दिया, निकाय सेम है, दाब बदलने वाला नहीं है। आप ये मत सोचना कि जिस रूम में आप प्रेजेंट हैं उस रूम में बाहर से गैस मिलाए गए मिलाए गए मिलाए गए तो दाब तो बढ़ जाएगा। बेटा अगर बाहर से गैस मिलाओगे तो निकाय ही क्या हो जाएगा, चेंज। हमें ऐसे निकाय नहीं चेंज करना, हमें पदार्थ की मात्रा को बदलना है। और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जिस रूम में आप प्रेजेंट है उसमें केवल एक पार्टीशन लगा दो। पार्टीशन लगा दोगे, आधी गैस इधर आधी गैस इधर, दाब बदलने वाला नहीं है। मतलब दाब किसका एग्जांपल है बेटा, अविस्तारात्मक गुणधर्म का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर ई मतलब एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन अगर हमने पदार्थ की मात्रा को आधा कर दिया तो बेटा ऊर्जा भी कितना हो जाएगा, आधा। सीधी सी बात है, E बराबर mc²। अगर आपने m को आधा कर दिया तो ऊर्जा भी क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। हमारी बॉडी की कुछ ना कुछ ऊर्जा है, अगर हमारी बॉडी का साइज हाफ कर दोगे तो हमारी ऊर्जा भी क्या रह जाएगी बेटा, हाफ रह जाएगी। मतलब ऊर्जा किसका एग्जाम्पल है बेटा, विस्तारात्मक गुणधर्म का एग्जाम्पल है। जितनी भी प्रकार की ऊर्जा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा, ओवरऑल 3 प्रकार की ऊर्जाएं आएंगी। कौन कौन सी आएंगी वो बात की बात है, लेकिन जब भी कोई ऊर्जा आएगी तब हम बार बार क्या कहेंगे, विस्तारात्मक गुणधर्म, क्योंकि ऊर्जा पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। अरे बात समझ में आ रही है? ये सभी प्रकार की ऊर्जाएं किसका एग्जाम्पल है बेटा, विस्तारात्मक गुणधर्म का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वो है डेंसिटी मतलब घनत्व। सोचिए गैस है, गैस का जो अमाउंट है, गैस की जो पदार्थ की मात्रा है वो हमने हाफ कर दी। क्या गैस का घनत्व बदल जाएगा क्या? बेटा जो पहले गैस है वही बाद में गैस है। अगर गैस सेम है तो डेंसिटी मतलब घनत्व भी क्या रहेगा, सेम। मान लीजिए हमारे पास में 1 लीटर पानी है, घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, आपने पढ़ा है इसे। अगर आपके पास में तालाब भर के पानी है तो उस पानी का घनत्व भी कितना रहेगा बेटा, 1 ग्राम पर ml। मतलब जो घनत्व है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। मतलब घनत्व वापस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, अविस्तारात्मक, यानी कि घनत्व इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा डेंसिटी। तो कुछ गुणधर्म तो विस्तारात्मक हैं, कुछ गुणधर्म क्या है बेटा, अविस्तारात्मक हैं। ये हमें रटने नहीं है, इन एग्जाम्पल्स को हमें रटना नहीं है, केवल समझना है। जो मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे और कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ गया
कि कौन सा विस्तारात्मक है कौन सा अविस्तारात्मक है, बेटा गारंटेड आप केवल वो रूम वाला एग्जांपल लेना और बीच में पार्टीशन लगा देना, और पार्टीशन लगा देने पर जो हाफ हो जाएगा विस्तारात्मक, जो हाफ नहीं होगा क्या होगा, अविस्तारात्मक। मैं एक सजेशन आपको दूंगा एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में, और आपको यहाँ पर याद करने के लिए कहूँगा जो आपके 12th में काम आएगा, वो होता है बेटा सेल विभव। सेल विभव, इसको हम लिखते हैं ई सेल। मैं अभी इसे याद करने के लिए कह रहा हूं आपको, इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये आपके 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। बट मैं ये कहूँगा कि अभी के अभी आप इसे याद कर लें कि सेल विभव जो है एक अविस्तारात्मक गुणधर्म है, वो आपके 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगा। चलिए, तो ये पॉइंट है जो हमें दिमाग में समझना है बेसिकली। चलिए, अब इस ऊष्मागतिकी गुणधर्म मतलब विस्तारात्मक और अविस्तारात्मक गुणधर्म से रिलेटेड 3 स्पेशल पॉइंट हैं जो हमें 1 बाय 1 पढ़ने हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट में से जो फर्स्ट स्पेशल पॉइंट है उसका नाम है कि दो विस्तीर्ण गुणधर्म का अनुपात गहन गुणधर्म होता है। मतलब दो विस्तारात्मक गुणधर्म का अनुपात अगर हम लेंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, अविस्तारात्मक गुणधर्म बन जाएगा। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर हमने पात्र में पदार्थ की मात्रा को आधा कर दिया था तो द्रव्यमान आधा हो गया था और आयतन भी क्या हो गया था बेटा, आधा। लेकिन अगर दोनों ही आधे हो जाएंगे तो ये 2 से 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब घनत्व बदलने वाला नहीं है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो घनत्व होता है वो एक अविस्तारात्मक मतलब गहन गुणधर्म होता है। पॉइंट ये है कि जब भी दो विस्तारात्मक गुणधर्म का अनुपात हम लेंगे तो पक्का क्या बन जाएगा बेटा, अविस्तारात्मक गुणधर्म बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं बेटा मोलरता की, आपने इस सांद्रता को कई बार यूज किया है, मोलरता। और मोलरता बराबर क्या होता है बेटा, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में, मतलब मोल बटे आयतन होता है। अगर हमने पदार्थ की मात्रा को आधा किया तो बेटा मोल भी आधा हो जाएगा, आयतन भी आधा हो जाएगा, लेकिन मोलरता बदलने वाला नहीं है। कहने का मतलब दो विस्तारात्मक गुणधर्म का अनुपात हमेशा क्या होगा, अविस्तारात्मक गुणधर्म होगा। इस एग्जाम्पल से एक बात हमें ये क्लियर है कि दुनिया की सारी सांद्रता वाली जो टर्म होती है, सांद्रता, वो सभी सांद्रता, बताइए किसका एग्जाम्पल होगा, विस्तारात्मक या फिर अविस्तारात्मक गुणधर्म? वो अविस्तारात्मक गुणधर्म का एग्जाम्पल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको अब लर्न करना है वो ये है कि सभी की सभी सांद्रता, चाहे वो मोलरता हो, चाहे नॉर्मलता हो, चाहे मूल प्रभाज हो या पीपीएम हो, या कोई भी सांद्रता जो अभी तक आपने पढ़ी या जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, मोललता हो, कोई भी सांद्रता वाली टर्म जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होगी बेटा, अविस्तारात्मक का एग्जाम्पल होगी। ये बात समझ में आ गई है आपको? क्या ये आपको याद हो गया है क्या? ठीक है। तो अविस्तारात्मक में एक एग्जाम्पल मैंने और ऐड किया, वो क्या है बेटा, सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, मूल प्रभाज या और भी जो भी सांद्रता हो सकती हैं, वो सभी किसका एग्जाम्पल होगी बेटा, अविस्तारात्मक का एग्जाम्पल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दाब की बात करते हैं बेटा, दाब, प्रेशर, दाब बराबर क्या होता है बेटा, बल बटे क्षेत्रफल। होता है नहीं होता है? होता है। और अगर हम बल की बात करें तो बल बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि अगर हमने पदार्थ की मात्रा को आधा किया, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आधा। अगर हमने पात्र को आधा कर दिया था तो बेटा क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा। 2 से 2 कट जाएगा। कहने का मतलब दाब बदलने वाला नहीं है, तभी तो हमने दाब को किसका एग्जाम्पल लिया है बेटा, अविस्तारात्मक का एग्जाम्पल लिया है। क्लियर है क्या? एक बात हमने यहां पर याद कर ली है, वो ये कि दो विस्तीर्ण गुणधर्म का अनुपात क्या होगा, एक गहन गुणधर्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि पदार्थ की इकाई मात्रा के लिए एक विस्तीर्ण गुणधर्म को गहन गुणधर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। नहीं समझ में आया? इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो इस सेंटेंस का मीनिंग हमें समझ में आएगा। बट समझाने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिए यार। मुझे बताइए कि द्रव्यमान, सोचिए, द्रव्यमान विस्तारात्मक है या फिर अविस्तारात्मक है? द्रव्यमान हम जानते हैं कैसा गुणधर्म है बेटा, एक विस्तारात्मक गुणधर्म का एग्जाम्पल है। किसका द्रव्यमान? सभी का द्रव्यमान, चाहे हमारा द्रव्यमान हो, आपका द्रव्यमान हो या किसी भी गैस का द्रव्यमान हो। अगर हम पदार्थ की मात्रा बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, पदार्थ की मात्रा कम करेंगे तो द्रव्यमान कम होगा। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि ऑक्सीजन गैस है
इसका द्रव्यमान विस्तारात्मक है या फिर अविस्तारात्मक है? अरे सभी का द्रव्यमान कैसा होता है बेटा? विस्तारात्मक। चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, अगर गैस ज़्यादा तो द्रव्यमान ज़्यादा, गैस कम तो द्रव्यमान कम। तो इसका द्रव्यमान तो एक विस्तारात्मक गुणधर्म है, लेकिन इसका मोलर द्रव्यमान या अपन बोलते हैं मोलर भार या अणु भार, हम बोलते हैं ना बेटा मोल कंसेप्ट में कि हाँ इसका मोलर भार या मोलर द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 32 होता है। हम जानते हैं कि इसके एक मोल का भार कितना होता है? 32 ग्राम। चाहे ऑक्सीजन का अमाउंट कितना भी हो, चाहे उसके पदार्थ की मात्रा कितनी भी हो, लेकिन उसका मोलर भार तो क्या होता है? एक अविस्तारात्मक गुणधर्म होता है। क्या समझ में आया कि द्रव्यमान तो एक विस्तारात्मक गुणधर्म है, लेकिन मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा बेटा? अविस्तारात्मक गुणधर्म, क्योंकि यहां मोलर का मतलब क्या होता है? एक मोल का द्रव्यमान। अगर हमने पदार्थ की मात्रा को इकाई कर दिया, एक कर दिया, तो पक्का वो विस्तीर्ण गुणधर्म किस में बदल गया बेटा? गहन गुणधर्म में बदल गया। आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे ऊष्माधारिता। वैसे अभी मैंने ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया है, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट ऊष्माधारिता मतलब ऊष्मा ही मान लो, आप ऊर्जा मान लो। और हमने पढ़ा था कि सभी प्रकार की ऊर्जाएं कैसी होती हैं बेटा? एक विस्तारात्मक मतलब विस्तीर्ण गुणधर्म का एग्जाम्पल है। अरे है या नहीं है? है। तो ऊर्जा जो है या ऊष्मा जो है वो एक विस्तीर्ण गुणधर्म है, लेकिन अगर मैंने लगा दिया है बेटा मोलर, यानी कि एक मोल के लिए, तो क्या बन जाएगा बेटा? वो एक गहन गुणधर्म बन जाएगा। तो क्या समझ में आया कि किसी भी विस्तीर्ण गुणधर्म के आगे, किसी भी विस्तीर्ण गुणधर्म के आगे क्या लगा दो बेटा? मोलर लगा दो। मोलर का मतलब क्या होता है? एक मोल के लिए। जैसे मोलर का मतलब एक मोल होता है, वैसे ही बेटा विशिष्ट का मतलब होता है 1 ग्राम या इकाई द्रव्यमान। जैसे मोलर का मतलब एक मोल, वैसे विशिष्ट का मतलब होता है बेटा इकाई द्रव्यमान के लिए ऊर्जा भी क्या बन जाएगी बेटा? एक गहन गुणधर्म बन जाएगी। कहने का मतलब यह है कि किसी भी विस्तीर्ण गुणधर्म के आगे आप क्या क्या लगा दो? या तो मोलर लगा दो या विशिष्ट लगा दो, वो क्या बन जाएगा बेटा? गहन गुणधर्म बन जाएगा, क्योंकि मोलर का मतलब एक मोल और विशिष्ट का मतलब इकाई द्रव्यमान, यानी कि हमने दोनों को इकाई मात्रा के लिए डिफाइन कर दिया, तो विस्तीर्ण गुणधर्म बन जाएगा बेटा गहन गुणधर्म। तो इस सेकंड पॉइंट में हमारे काम की बात केवल इतनी सी है कि कहीं पर भी आपको मोलर दिख जाए या विशिष्ट दिख जाए, पक्का वो कैसा गुणधर्म बन जाएगा बेटा? एक गहन गुणधर्म बन जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, तो 2 पॉइंट अभी हमने पढ़े। तीसरा पॉइंट बहुत इजी है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं हमारे पास जल है, H2O है, और पात्र A और पात्र B दो अलग अलग पात्र हैं। मान लेते हैं हमारे पास में दो अलग अलग पात्र हैं, एक तो पात्र A है और दूसरा पात्र B है। हमने दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद अब उस पात्र में क्या क्या है बेटा? A और B भी है, दोनों मिक्स कर दिया हमने। पात्र A है, पात्र B है, फिर दोनों को हमने मिक्स कर दिया A प्लस B। आ रही बात समझ में? अगर पात्र A में जल का द्रव्यमान m1 है, पात्र B में जल का द्रव्यमान m2 है, तो मिक्स करने के बाद कितना हो जाएगा बेटा? m1 प्लस m2। अगर पहले मोल n1 है, यहां मोल n2 है, मिक्स करने के बाद कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2। आयतन v1 है, आयतन v2 है, कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2। अगर यहां 1 लीटर मिलके कितना हो जाएगा? 2 लीटर। लेकिन बताइए, अगर इस जल का ताप 25 डिग्री है, इस जल का ताप 25 डिग्री है, दोनों का ताप यदि 25 डिग्री है, तो क्या मिक्स करने के बाद 50 हो जाएगा क्या? नहीं, ताप को हम जोड़ नहीं सकते। अगर इस जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml है, इसका भी घनत्व 1 ग्राम पर ml है, बेटा मिक्स करने के बाद भी कितना रहेगा? 1 ग्राम पर ml। क्या समझ में आया? शुरू के 3 को तो हमने जोड़ दिया, लेकिन अंतिम 2 को हम जोड़ नहीं पाए। शुरू के 3 को हमने क्यों जोड़ दिया? क्योंकि शुरू के 3 एक विस्तीर्ण गुणधर्म हैं, जबकि अंतिम 2 गहन गुणधर्म हैं। यह समझ में आया कि विस्तीर्ण गुणधर्म को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन गहन गुणधर्म को हम जोड़ नहीं सकते। क्या जो सेंटेंस है वो सेंटेंस सामने लिखा हुआ है कि गहन गुणधर्म
को जोड़ नहीं सकते, जबकि विस्तीर्ण गुणधर्म को हम जोड़ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अयोज्य गुणधर्म और इसको हम बोलते हैं बेटा योज्य गुणधर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको रटना नहीं है। सिंपल सी बात है भैया कि हमारे पास में 1 लीटर पानी मिक्स कर दिया 2 लीटर, 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी मिक्स कर दिया 50 हो जाएगा क्या? नहीं, हम केवल और केवल विस्तीर्ण गुणधर्म को जोड़ सकते हैं, लेकिन अविस्तीर्ण गुणधर्म को हम जोड़ नहीं सकते। बेटा इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसका इंपॉर्टेंस आपको 12th की फिजिकल में समझ में आएगा। तो जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला पॉइंट। बट अब मैं एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन योज्य गुणधर्म है, निम्न में से कौन अयोज्य गुणधर्म है, तो कौन कौन से योज्य गुणधर्म होंगे? वो सभी गुणधर्म योज्य होंगे जो कैसे होंगे बेटा? विस्तीर्ण। और कौन कौन से अयोज्य गुणधर्म होंगे जो कैसे होंगे बेटा? गहन गुणधर्म। क्लियर है बेटा ये टॉपिक? तो अभी तक इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम कुछ टर्म सीख चुके हैं। कौन कौन से टर्म हम सीख चुके हैं बेटा? सबसे पहले हमने पढ़ा निकाय, परिवेश और सीमाएं। निकाय वो पार्ट है जिसका हम स्टडी करते हैं, परिवेश वो है जिसका हम स्टडी नहीं करते, और जो निकाय और परिवेश को सेपरेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सीमाएं बोलते हैं। तो 3 डेफिनेशन तो हमने वहां पर पढ़ी। फिर उसके बाद में हमने विस्तारात्मक गुणधर्म व अविस्तारात्मक गुणधर्म के बारे में डिस्कशन किया। तो ये 5 टर्म अभी तक हम सीख चुके हैं। अब 2 टर्म और हमें सीखनी है जो इस चैप्टर को पढ़ने में यूजफुल होंगी, और उसमें से जो फर्स्ट टर्म होगी उसका नाम होगा अवस्था फलन और दूसरा होगा बेटा पथ फलन। बट अवस्था फलन और पथ फलन को पढ़ने से पहले हमें अवस्था को पढ़ना जरूरी है कि ये अवस्था का मतलब क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को बेटा जब हम आगे बढ़ाएंगे ना तो बार बार हम लोग किसी भी सिस्टम की अवस्था, किसी भी सिस्टम का स्टेट की बात करेंगे। तो पहले हमें ये जानना है कि इस स्टेट या अवस्था का मतलब क्या होता है। देखिए आपके हिसाब से अवस्था क्या होती है, एक बार सोचिए, स्टेट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मान लीजिए सुबह मैंने एक गाड़ी देखी, फॉर एग्जाम्पल एक सेडान है, सेडान मतलब एक लंबी गाड़ी है, और उस सेडान मतलब उस कार का जो कलर है वो रेड है। जब मैं ये सारा आपको बात बता रहा हूं तो शायद आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो वो उस कार के एक स्टेट है। स्टेट का मतलब उस कार की जो लंबाई है बड़ी ज़्यादा है, सेडान है, उस कार का कलर आप इमेजिन कर रहे हैं, तो वो उसकी स्टेट है, मतलब वो उसकी अवस्था है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक कंटेनर है, एक पात्र है फॉर एग्जाम्पल, और उस पात्र में कोई ना कोई गैस भरी हुई है, मान लेते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, और उस पात्र का जो ताप है या उस गैस का जो ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, उसका कुछ ना कुछ दाब है, आयतन है, उस गैस के कुछ ना कुछ मोल्स होंगे। तो जब मैं ये सारी बातें आपको बोल रहा हूँ बेटा, तो शायद आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि एक पात्र है, उस पात्र में ये गैस भरी है, उसका ताप ये है, दाब ये है, आयतन ये है, मोल ये है। तो एक इमेजिनेशन हुई या एक अवस्था हमें समझ में आई। तो मतलब किसी भी तंत्र या किसी भी निकाय की अगर हमें अवस्था को डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है बेटा? अवस्था शब्द है, अवस्था को अगर डिफाइन करना है तो हमें उस तंत्र या उस निकाय के बारे में 4 वेरिएबल्स को डिफाइन करना होगा, 4 वेरिएबल्स को परिभाषित करना होगा। और वो 4 वेरिएबल्स हैं उस निकाय का दाब, आयतन, ताप और मोल। मतलब अगर मुझे किसी भी निकाय या किसी भी तंत्र की अवस्था को बताना है तो मुझे इन चारों का मान बताना होगा, इन चारों के बारे में बताना पड़ेगा, तभी उस तंत्र या उस निकाय की क्या डिफाइन हो पाएगी बेटा? अवस्था डिफाइन हो पाएगी। अगर इन चारों में से किसी भी एक का मान बदल जाए या 2 का मान बदल जाए या 3 का मान बदल जाए या चारों का मान बदल जाए तो हम कहते हैं कि उस तंत्र या उस निकाय की अवस्था बदल गई। मतलब अगर किसी निकाय की अवस्था मुझे बदलनी है तो मुझे इन चारों में से कम एक को बदलना पड़ेगा। अगर एक बदल जाएगा, 2 बदल जाए, तीनों बदल जाए या चारों ही बदल जाएं तो उस तंत्र की क्या बदल जाएगी बेटा? अवस्था बदल जाएगी। इसलिए इन चारों को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तक। किसी भी तंत्र या किसी भी निकाय की अवस्था को जो बदलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अवस्था परिवर्तक। और हमने यहां पर यही लिखा हुआ है, यदि इनमें से कोई भी गुणधर्म परिवर्तित होता है तो तंत्र की क्या बदल जाती है बेटा? अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अरे बात समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? तो ये क्लियर कर लेना।
दिमाग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके ये बात समझ लें, जब भी मैं इस चैप्टर में शब्द यूज करूंगा तंत्र की अवस्था या निकाय की अवस्था, तो आपके मन में आएगा दाब, आयतन, ताप और मोल। जब भी मैं बोलूंगा कि अवस्था बदल गई, तो आप क्या बोलेंगे कि कम से कम भैया इसमें से एक तो बदला ही है। बेटा ये बात क्लियर है आपको? अब चलिए हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक का नाम है अवस्था फलन और पथ फलन। अवस्था फलन और पथ फलन, क्योंकि मुझे अवस्था को आपको समझाना था तो मैं वो आपको समझा चुका हूं। अवस्था का मतलब दाब, ताप, आयतन और मोल। अवस्था फलन और पथ फलन। बट इसको शुरू करने से पहले बेटा चलिए इसका एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से इस बात को मैं समझाऊंगा। अवस्था फलन क्या होता है समझना। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ूंगा, जितना समझ में आता जाए समझ लेना, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। अवस्था फलन का मतलब क्या है? वे गुणधर्म जो निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। वे गुणधर्म जो निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, लेकिन उस पथ या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते जिनका निकाय अनुसरण करता है। मतलब वे गुणधर्म जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेंगे, लेकिन पथ पर निर्भर नहीं करेंगे। चाहे पथ कोई भी हो, अगर हमने अवस्था को फिक्स कर दिया तो ये गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। लेकिन पथ फलन वे हैं, वे फलन जिनका मान प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर तो निर्भर करता ही करता है, साथ ही साथ पथ पर भी निर्भर करता है। अगर समझ में आ गया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल लेते हैं चलिए इसको समझने के लिए। देखिए आपने शायद दो शब्द सुने होंगे, एक तो होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। जितना भी आपको इसके बारे में पता हो एक बार सोच लेना। एक होता है दूरी और एक होता है विस्थापन। मान लीजिए मेरी ये प्रारंभिक अवस्था है और मेरी ये अंतिम अवस्था है। ये प्रारंभिक अवस्था और ये अंतिम अवस्था। मान लीजिए ये मेरी अंतिम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था है जो मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, और मेरी अंतिम अवस्था मान लीजिए मुझे इस जगह से रेलवे स्टेशन तक जाना है। मेरे शहर में मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है। तो प्रारंभिक अवस्था से कहाँ तक जाना है बेटा? अंतिम अवस्था तक जाना है। अब मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाऊंगा, लेकिन यहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाने के बेटा अलग अलग पथ हो सकते हैं। हो सकता है मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्टली चला जाऊं, जितना छोटे से छोटा रास्ता है उसको फॉलो करते हुए चला जाऊं, और हम जनरली ऐसा ही करते हैं। हो सकता है मैं यहाँ से यहाँ पर घूमता 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 जाऊं, हो सकता है मैं कुछ इस प्रकार से भी जाऊं। मतलब मेरा प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक जाने के अलग अलग पथ हो सकते हैं। बताइए अगर अलग अलग पथ हैं तो दूरी सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि दूरी का मान जो है, दूरी का मान प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, साथ ही साथ पथ पर भी निर्भर करेगा। पथ छोटा होगा दूरी कम होगी, पथ अगर लंबा है तो दूरी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। यानी कि दूरी का मान पथ पर भी निर्भर करेगा, अवस्था पर भी निर्भर करेगा। लेकिन आपको शायद समझ में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि विस्थापन का मान जो है, विस्थापन का मान पथ पर निर्भर करने वाला नहीं है। यानी कि अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन का मान केवल प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता। चलिए मैं इस बात को लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए अगर मैंने कहा विस्थापन का मान जो है अवस्था पर तो निर्भर करता है, लेकिन पथ पर निर्भर नहीं करता। अगर मैं सेम बात अगर दूरी के लिए बोलता हूं बेटा, तो दूरी का मान जो है वो अवस्था पर भी निर्भर करता है और पथ पर भी निर्भर करता है। अब चलिए वापस डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि अवस्था फलन वो हैं वे गुणधर्म जो निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। अवस्था पर तो निर्भर करते ही करते हैं, बट वो पथ या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करते, पथ पर निर्भर नहीं करते। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम क्या बोल देंगे बेटा? यहां पर अवस्था फलन बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसे हम लोग? अवस्था फलन। अरे समझ में आ रही बात ये? लेकिन पथ फलन का जो मान है वो प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा ही करेगा, लेकिन वो किस पर भी निर्भर करेगा बेटा? पथ पर भी निर्भर करेगा। तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट ये आया कि अवस्था फलन जो है केवल अवस्था पर निर्भर करता है, लेकिन पथ फलन जो है वो दोनों पर निर्भर करता है, अवस्था पर भी और पथ पर भी। अरे क्लियर है वाली चीज? बट ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए विस्थापन और दूरी वाला एग्जाम्पल, बेटा ये फिजिक्स की टर्म्स हैं, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है
तो केमिस्ट्री में ना तो विस्थापन हमारे काम आएगा और न ही दूरी हमारे काम आएगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये हमारे काम की बात नहीं है, ये तो जस्ट एक समझने वाली बात थी। हमारी केमिस्ट्री में कौन कौन से अवस्था फलन होते हैं, हमारी केमिस्ट्री में जो अवस्था फलन है उसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, जैसे दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा, या और भी बहुत सारे होते हैं जो इस चैप्टर को पढ़ते समय हम पढ़ने वाले हैं। अभी इतना ही काफ़ी है कि हाँ कौन कौन से अवस्था फलन है बेटा, दाब है, आयतन है, ताप है, आंतरिक ऊर्जा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और एक पात्र है, पात्र में पानी भरा हुआ है और उस पानी का प्रारंभिक ताप बेटा 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। और उस पानी का ताप बढ़ा करके मैंने अब कर दिया है बेटा मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया? 80 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये इस पानी की प्रारंभिक अवस्था है, ये इस निकाय की प्रारंभिक अवस्था है और ये इस निकाय की अंतिम अवस्था है। बेटा इस पानी का ताप चाहे मैं हीटर लगा के बढ़ाऊं, चाहे इसको मैं अपने रसोई घर में बढ़ाऊं, या जो है इसका ताप मैं माइक्रोवेव में बढ़ाऊं, या कैसे भी इसका ताप मैं बढ़ाऊं, अगर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था आपने फिक्स कर दी तो ताप क्या हो गया? फिक्स। कहने का मतलब ताप का मान पथ पर निर्भर करने वाला नहीं है, अवस्था पर निर्भर करेगा। अगर अवस्था फिक्स कर दी तो क्या फिक्स हो गया बेटा? ताप फिक्स हो गया, दाब फिक्स हो गया, या आयतन फिक्स हो गया, या आंतरिक ऊर्जा फिक्स हो गया। आ रही बात समझ में? लेकिन पथ फलन के दो एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं बेटा? कार्य और ऊष्मा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कार्य की बात करूं, मान लीजिए मैं अभी इस बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर हूं। फॉर एग्जाम्पल कौन से फ्लोर पर हूं बेटा? मैं 4th फ्लोर पर। अब जब मैं सुबह आया तो मुझे ग्राउंड फ्लोर से कहां आना है बेटा? 4th फ्लोर तक आना है। अब ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक आने के बहुत सारे पथ हो सकते हैं। हो सकता है मैं सीढ़ियों से आऊं, हो सकता है मैं लिफ्ट से आऊं, या और किसी तरीके से भी मैं आऊं। तो कहने का मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक आया तो मेरे अलग अलग पथ हो सकते हैं। अलग अलग पथ हैं तो बेटा कार्य का मान समान होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अगर मैं लिफ्ट से आऊँगा ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, अगर मैं सीढ़ियों से आऊँगा तो मुझे ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, अगर मैं लिफ्ट से आऊँगा तो मुझे कम कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब कार्य का मान जो है वो पथ पर निर्भर करता है, अवस्था पर भी निर्भर करता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको दिमाग में फिक्स करना है, अवस्था फलन और पथ फलन। लेकिन हमारे काम की बात क्या है समझना, एक सेंटेंस आपको याद करना है यहाँ पर, और सेंटेंस ये है कि पूरी केमिस्ट्री में केवल 2 ही पथ फलन हैं, और वो कौन कौन से हैं बेटा? कार्य और ऊष्मा। कार्य और ऊष्मा ही हैं जो क्या है बेटा? पथ फलन। इनके अलावा जितने भी फलन आएंगे, जितने भी नाम आएंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी आएंगे, सब कुछ किसके एग्जाम्पल होंगे बेटा? अवस्था फलन के एग्जाम्पल होंगे। जैसे इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बहुत सारे नाम लूंगा। आगे आएगा बेटा एंथैल्पी आएगा, एंट्रोपी आएगा, गिब्स ऊर्जा आएगा, या जो भी आएगा, जितने भी टर्म हम यूज करेंगे वो सभी के सभी किसके एग्जाम्पल होंगे बेटा? अवस्था फलन के। पथ फलन केवल 2 हैं, कौन कौन से हैं? कार्य व ऊष्मा। ये क्लियर कर लेना बेटा। जब भी मैं आगे आपसे पूछूंगा कि कौन से पथ फलन हैं तो आपके 2 ही आंसर आएंगे। कौन कौन से आंसर आएंगे? कार्य और ऊष्मा। उनके अलावा सभी कौन से होंगे बेटा? अवस्था फलन होंगे। अरे क्लियर है वाली चीज?